नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 9th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर क्या है? सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, यूरोप में समाजवाद और रशियन रिवॉल्यूशन, द एज ऑफ सोशल चेंज। तो दोस्तों, प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? प्रीवियस चैप्टर में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रीडम और इक्वलिटी की उन पावरफुल आइडियाज के बारे में पढ़ा जो कि यूरोप में क्या हुई, सर्कुलेट हुई। कब सर्कुलेट हुई? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, यानी जब फ्रांस की क्रांति हो गई उसके बाद। ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। तो दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया कि जिस वे में, जिस तरीके से जो सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड हो रही थी, यानी सोसाइटी जो बन रही थी, उसमें ड्रामेटिक, उस वे में ड्रामेटिक चेंज लाने की पॉसिबिलिटी को उसने ओपन कर दिया। इसका कहने का मतलब है, जैसे पहले क्या था, जो सोसाइटी थी उस पर किसका दबदबा हुआ करता था? जो प्रॉस्परस लोग होते थे, जैसे प्रॉस्परस लोग होते थे, जैसे कि अगर हम फ्रेंच की सोसाइटी देखें, वो कई स्टेट में डिवाइड थी, और जो सोशल और इकोनॉमिकल पावर था उन किनके हाथों में था? वह था नॉबल्स के हाथों में, और चर्च के जो स्टाफ होते थे यानी क्लर्गी, उनके हाथों में था। तो सोसाइटी किस हिसाब से यानी कि जो सोसाइटी थी किस हिसाब से स्ट्रक्चर हो रही थी, किस हिसाब से बन रही थी? सोसाइटी बनती जा रही थी कि जो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप था वो बढ़ता ही चला जा रहा था, और जो इकोनॉमिकल और सोशल पावर था वो भारी होता चला जा रहा था। किसके हाथों में? जो क्लर्गी होते थे, यानी जो फर्स्ट स्टेट के लोग होते थे, जो सेकंड स्टेट के लोग होते थे। ठीक है, यानी सोसाइटी भी इसी हिसाब से डेवलप हो रही थी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे ही हो गया उसके बाद जो सोसाइटी जिस वे में, जिस तरीके से सोसाइटी बन रही थी, उसमें ड्रामेटिक चेंज लाने का, उस वे में ड्रामेटिक चेंज लाने के रास्ते को क्या किया, या पॉसिबिलिटी को ओपन कर दिया इसने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने। यानी लोगों को एक यकीन हो गया, एक उम्मीद हो गई कि जिस हिसाब से सोसाइटी जो डेवलप हो रही है उसको, उस वे को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका यही मतलब है। ठीक है, कि एज यू हैव रीड, जैसा कि आपने पढ़ा, 18th सेंचुरी से पहले सोसाइटी ब्रॉडली किस में डिवाइडेड थी? स्टेट्स में और ऑर्डर्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, और ये एरिस्टोक्रेसी और चर्च थे जो कि इकोनॉमिक और सोशल पावर कंट्रोल करते थे। सडनली रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि इसको चेंज किया जा सकता है, मतलब इसको चेंज करना पॉसिबल है। ठीक है, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में, यानी कि वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में, इंक्लूडिंग यूरोप और एशिया, एशिया और यूरोप में भी नए आइडियाज जो है कि अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगन टू बी डिस्कस्ड। तो दोस्तों, क्या हुआ कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, यहाँ तक कि यूरोप और एशिया में भी इंडिविजुअल राइट्स के बारे में नए नए आइडियाज, और जो सोशल पावर है वो किसके हाथों में, कौन कंट्रोल करे, इसके बारे में लोग डिस्कशन करने लगे। ठीक है, इंडिविजुअल राइट यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब है, लोग अब ये सोचते थे कि जो इंडिविजुअल है, यानी कि कोई आम आदमी है, उसका कुछ राइट होना चाहिए, उसका कुछ पर्सनल अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और जो सोशल पावर है इसके बारे में लोग डिस्कशन करने लगे कि जो सोशल पावर हो किसके हाथ में कंट्रोल हो, मतलब कि जिससे कि लोगों का भला हो। इस बारे में इस आइडियाज के बारे में लोग डिस्कशन करने लगे। जैसे कि इंडिया में राजा राम मोहन राय और डेरोजियो, ये लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सिग्निफिकेंस के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को इन्होंने बताया। मैनी अदर डिबेटेड द आइडियाज ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप, और बहुत सारे लोगों ने डिबेट किया किसके बारे में? आइडियाज ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दिस आइडिया ऑफ सोसाइटल चेंज। डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज, यानी जो कॉलोनीज में डेवलपमेंट हुए, यानी कि जो चेंजेस हुए, रीशेप दिस आइडिया ऑफ सोसाइटल चेंज। जो सोसाइटल चेंज के आइडियाज थे उनको उन्होंने रीशेप कर दिया। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society। तो दोस्तों, सारे लोग, ऐसा नहीं था कि यूरोप के सारे लोग चाहते थे कि सोसाइटी हो उसको completely ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, यानी कि जो सोसाइटी है यूरोप की उसको completely बदल दिया जाए। Responses varied from, तो रिस्पॉन्सेस वेरी यानी कि लोगों के अलग अलग मत थे, लोगों के अलग अलग विचार थे। जैसे कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि चाहते थे कि चेंजेस जो है कि जरूरी है, बदलाव जो है बहुत जरूरी है, बट उनका मन था कि एक ग्रेजुअली शिफ्ट हो। ग्रेजुअली शिफ्ट मतलब चेंजेस जो हो स्लोली स्लोली हो। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे थे वो सोसाइटी को रेडिकली जो है कि रिस्टोर करना, रिस्ट्रक्चर करना चाहते थे।
रेडिकली रिस्ट्रक्चर का मतलब है वो, मतलब कि एकदम जड़ से जो पहले की चीजें हैं, यानी एक जैसे एक ऑर्डर के हिसाब से सोसाइटी जो है कि बन गई है, तो इस उस ऑर्डर को पूरी तरीके से कम्प्लीटली एक खत्म कर देना चाहते हैं, ऐसे समझ लो जड़ से उखाड़ देना चाहते हैं, जड़ से फेंक देना चाहते हैं, एक नई सोसाइटी वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ कंजर्वेटिव थे, ठीक है, अदर्स फॉर लिबरल्स एंड रेडिकल्स, जो अदर जो थे कुछ लिबरल्स थे या कुछ रेडिकल्स थे। व्हाट डिड दीज टर्म रियली मीन, मतलब इन ये जो टर्म्स हैं कौन कौन से, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स, तो इन टर्म्स की उस टाइम के कंटेक्स्ट में इनका मतलब क्या था। ठीक है, यानी कि जो ये टर्म्स हैं जैसे कंजर्वेटिव, लिबरल, रेडिकल, तो उस टाइम में उस कंटेक्स्ट में इन टर्म्स का मतलब क्या था। व्हाट सेपरेटेड दिस स्टैंड ऑफ पॉलिटिक्स, ये स्टैंड ऑफ पॉलिटिक्स को क्या सेपरेट करता है और क्या उनको लिंक करता है। ठीक है, वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और एट ऑल टाइम्स। हमको यह जरूर याद करने की जरूरत है, रिमेंबर करना चाहिए कि डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और एट ऑल टाइम। इन जो ये जो टर्म्स हैं कंजर्वेटिव, रेडिकल, लिबरल, ऑल हमेशा या ऑल कंटेक्स्ट में इनकी जो मीनिंग होती है सेम नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द 19th सेंचुरी। तो हम 19th सेंचुरी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन के बारे में ब्रीफली जो है कि पढ़ेंगे या देखेंगे, एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, और देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने इन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ने चेंजेस को इन्फ्लुएंस किया। चेंजेस को इन्फ्लुएंस किया करने कहने का मतलब है कि इन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ने किस प्रकार से चेंजेस लाए। ठीक है, देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट, उसके बाद हम एक हिस्टोरिकल इवेंट पे फोकस करेंगे जिसमें कि देयर वाज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, जिसमें कि एक अटेम्प्ट किया गया, कोशिश किया गया रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने का, किसका, सोसाइटी, यानी सोसाइटी को रेडिकली ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश किया गया, प्रयास किया गया। थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रशिया, socialism became one of the most significant and powerful idea to shape society in the 20th century। तो दोस्तों हुआ क्या कि रशियन रिवॉल्यूशन के बाद जो रशियन यानी कि रूस की जो क्रांति हुई, उसके बाद 20th सेंचुरी में जो सोशलिज्म था यानी कि जो समाजवाद था, वह सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट और पावरफुल आइडिया बन गया, किसके लिए, सोसाइटी को शेप करने के लिए। ठीक है, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, अब इनके बारे में पढ़ते हैं, टर्म का उस कंटेक्स्ट में मीनिंग क्या था। ठीक है, तो कुछ लोगों का एक ग्रुप था जो कि क्या चाहते थे, जो कि सोसाइटी को चेंज करना, टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल, वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स, यानी एक तो वे लोग थे, उन लोगों का ग्रुप था जो कि सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे, वे कौन थे, लिबरल्स थे, लिबरल। ठीक है, लिबरल क्या चाहते थे, लिबरल एक ऐसा नेशन चाहते थे जो कि सारे रिलीजन्स को टोलरेट करे, यानी कि जिसमें कि सारे रिलीजन्स हो, या वहाँ पे सारे रिलीजन्स को समान, मतलब कि समान रूप से देखा जाए। ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियस बेसिस पे किसी भी रिलीजन्स को लेकर ना किया जाए, जहाँ पे सारे रिलीजन इक्वल हों। ठीक है, और हमको याद एक चीज़ रिमेंबर करना चाहिए कि एट दिस टाइम, यानी कि इस टाइम, उस टाइम में जिस कंटेक्स्ट जिस कंटेक्स्ट ऑफ टाइम हम बात करें, उस टाइम में क्या था, यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन वन फेवर ऑफ वन रिलीजन। तो जो यूरोपियन स्टेट थे, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उस टाइम ना वे एक रिलीजन को या दूसरे रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, मतलब सारे रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो डिस्क्रिमिनेट करते थे। जैसे ब्रिटेन चर्च ऑफ इंग्लैंड के फेवर में थे। ठीक है, ब्रिटेन के लोग जो थे, जो या ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, वह चर्च ऑफ इंग्लैंड को ज़्यादा फेवर करती, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। ठीक है, और ऑस्ट्रिया और स्पेन के लोग कैथोलिक चर्च को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, आप समझ सकते हो कि ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, और जो ऑस्ट्रिया और स्पेन की गवर्नमेंट थी वो कैथोलिक चर्च को समर्थन करती थी। लिबरल्स आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, तो लिबरल्स जो थे अपोज करते थे, यानी कि विरोधी थे किसके, अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर, जो डायनेस्टिक रूलर्स होते थे उनके अनकंट्रोल पावर के वे विरोधी थे, कौन, लिबरल्स। ठीक है, और वे क्या चाहते थे, टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इनका इनकी एक इच्छा क्या थी, ये चाहते थे जो कोई भी एक इंडिविजुअल हुआ, उसका कुछ राइट हो, कुछ अधिकार हो, जिसको कि सेफ गार्ड किया जा सके, किससे, गवर्नमेंट के सामने, यानी कि गवर्नमेंट इसका सब कुछ कर ले, मतलब जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट चाहे तो सबको, पहले क्या था, अब जैसे कि राजा है, ठीक है,
राजा किस हिसाब से, आपने मान लो कोई एक नॉर्मल बंदा है, कोई एक नॉर्मल पर्सन है, उसका कुछ जो राजा है कुछ वजह से उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको खत्म करना चाहता है, तो राजा जो है, जो मोनार्क था, वो इजीली इसको खत्म कर सकता था, जो एक कॉमन पर्सन है, जो एक आम आदमी है। ठीक है, यानी कि क्योंकि राजा का रूल तो रूल है, राजा का नियम नियम है, जो राजा रूल बनाए वही नियम है। तो ये लोग क्या चाहते थे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा हो कि इसके जो राइट्स हैं, जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उसको सेफ का गार्ड किया जा सके इसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये बात करना चाह रहे हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो। अब जैसे कि अभी हमारे इधर क्या है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है, कुछ लोगों के, यानी कि जो आम जनता होती है, उनके कुछ बेसिक राइट्स होते हैं, कुछ बेसिक अधिकार होते हैं, जिसको कि मौलिक अधिकार बोलते हैं। तो उस मौलिक अधिकार को, उस बेसिक राइट को गवर्नमेंट चाह कर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, हम जो हमारे मन में जो भी आता है हम बोलते हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये सेफ गार्ड है, ये राइट जो है, ये जो हमारे अधिकार हैं, ये सेफ गार्डेड है, इनकी रक्षा कर रहा है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ये गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। ठीक है, तो वे सेम चीज यही चाहते थे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हर इंडिविजुअल का राइट का सेफ गार्ड होना चाहिए। और क्या किए वो लोग, क्या चाहते थे वो लोग, वो एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, जो कि किस हिसाब से शासन करे, एक वेल ट्रेन जुडिशरी द्वारा बनाए गए कानून के या लॉ के हिसाब से शासन करे, वो वेल ट्रेन जुडिशरी जो कि इंडिपेंडेंट हो, किसका? रूलर्स का या ऑफिशियल्स का। ठीक है, यानी कि जो लिबरल्स थे वे चाहते थे, या उनका कहना था कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, जो कि वेल ट्रेन जुडिशरी द्वारा बनाए गए लॉ के हिसाब से शासन करे। वो वह वेल ट्रेन जुडिशरी जो हो, वह किसी भी एक रूलर या ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर से इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, यानी किसी के दबाव में ना हो। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। अब देखो, इतनी बात तो हुई, बट फिर भी वे डेमोक्रेट नहीं थे। क्यों डेमोक्रेट नहीं थे? डेमोक्रेट का एक बेसिक क्या होता है, एक जो हमारा पहचान क्या होता है, यानी डेमोक्रेसी जो होती है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की पहचान क्या होती है? सबसे पहला उसमें कि सबको वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दे वर नॉट डेमोक्रेट, वे डेमोक्रेट नहीं थे। कौन? लिबरल्स। फिर क्या थे, क्यों नहीं थे? दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, यानी कि वे ये नहीं चाहते थे कि सारे सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार हो। दे फेल्ट मेन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। उनका मानना था कि जिन वे आदमी, वे मेंस जिनके पास प्रॉपर्टी हो, केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और लिबरल्स ये भी नहीं चाहते थे कि जो वुमेन्स हैं उनके पास भी वोट देने का अधिकार हो, वे ये भी नहीं चाहते थे। ठीक है, हमने लिबरल्स का देख लिया। अब इसके कॉन्टेस्ट में देखते हैं दूसरी साइड रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ की गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन पे बने। मेजर अब यानी कि एक कहीं न कहीं एक इनकी जो सोच है डेमोक्रेसी के हिसाब से समझते हैं। एक एक ऐसी गवर्नमेंट ने ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ की गवर्नमेंट किस पे बेस्ड पे हो? कंट्रीज, मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, यानी मेजोरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन के कहने का क्या मतलब है, सारे लोगों को वहाँ पे वोट देने का अधिकार हो, और ज़्यादा लोग जिस गवर्नमेंट को वोट दें, ज़्यादा लोग जिस गवर्नमेंट को दें, मेजोरिटी पॉपुलेशन जिस गवर्नमेंट को वोट दे, वही गवर्नमेंट जो है कि बने उस नेशन में। ठीक है, और इनमें से बहुत सारे लोग वुमेन सफरजेट मूवमेंट पे भरोसा रखते थे, यानी वो ये भी चाहते थे कि वुमेन्स को भी वोट देने का अधिकार हो। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। तो जैसा कि हमने देखा, लिबरल जो थे वे जो स्पेशल राइट्स था, प्रिविलेजेस जो मिलते थे बड़े लोगों को, फैक्ट्री ओनर, लैंड ओनर्स को, वो जो लिबरल से वो मतलब इसके पक्ष में थे। बट ये लोग क्या करते, ये विरोधी थे। यानी लैंड ओनर्स को और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को जो बाय बर्थ प्रिविलेज दिए जाते थे, जो स्पेशल राइट्स दिए जाते थे, उसके विरोधी थे। ठीक है, दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वे इसके अगेंस्ट में नहीं थे। किसके अगेंस्ट में? प्राइवेट प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस में। मतलब वे ये नहीं चाहते, इसके अगेंस्ट में नहीं थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में, ऐसा नहीं था कि ये थे। बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ अ फ्यू। बट वे उनको नहीं पसंद था कि जो प्रॉपर्टी हो केवल कुछ ही लोगों के हाथों में कंसंट्रेट हो। ठीक है, यानी कि जो ये मतलब कि ये ऐसा नहीं डिसलाइक करते थे। आप ऐसे बोल सकते हो कि ये चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, बट ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी देश के कुछ ही लोगों के हाथों में कंसंट्रेट हो। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं?
कंजर्वेटिव रेडिकल्स और लिबरल से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है, एकदम अपोजिट होते हैं। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड टू द नीड फॉर चेंज, ठीक है। कंजर्वेटिव से हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि जब इंडिया में एजुकेशन, वुमेन्स को एजुकेशन का एक्सेस नहीं था, लोग पढ़ने नहीं देना चाहते थे, कुछ लोग कंजर्वेटिव्स होते थे। कंजर्वेटिव्स कौन होते थे? जो कि चाहते समाज जैसा है, यानी कि सोसाइटी जैसी है वैसी की वैसी बनी रहे, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब ये समझो आप इस चीज को, उस टाइम में, उस कंटेक्स्ट टाइम में कंजर्वेटिव कौन होंगे? कंजर्वेटिव, इनका मेन मकसद था, इनका मेन मोटिव था कि सोसाइटी जैसी है वैसी की वैसी बनी रहे, जो प्रिविलेज दिया जाना, यानी जिनको जो भी स्पेशल राइट्स हो वैसा दिया जाए, जो जिसका जो स्टेटस है वैसा का वैसा रहे। ऐसा कौन सोचेंगे? उस टाइम में, उस कंटेक्स्ट में, यानी कि उस टाइम में जिनको फायदा मिल रहा था इन सब चीजों से। तो इन सब चीजों में फायदा किसको मिल रहा था? नोबेल लोग को, जो नोबेल थे। किसको? नोबेल थे। जो और क्या थे? यानी कि जो सेकंड स्टेट के लोग थे और जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे। हमें फ्रेंच कॉलोनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो नोबल्स थे और जो बड़े लोग थे, हम बोलते जिनको कि बाई बर्थ जो है कि कुछ स्पेशल राइट्स मिल रहे थे, वे लोग क्या थे? कंजर्वेटिव की। वो क्यों चाहेंगे भाई? वो क्यों चाहेंगे? उनको तो फायदा हो रहा है, क्यों चाहेंगे कि सोसाइटी बदले, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि सोसाइटी बिल्कुल ना बदले। बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, उसके बाद कंजर्वेटिव्स का भी माइंड बदल गया। वे भी चाहते थे कि हाँ, कुछ चेंजेस जरूरी हैं। अब चाहेंगे ही, जो रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद सबकी जो सोच होती बदल जाती है, ठीक है। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी, अगर 18th सेंचुरी में देखें, कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। तो उस टाइम इनको चेंज नहीं पसंद था, जो आइडिया था चेंज का, यानी ये नहीं चाहते थे सोसाइटी में चेंज हो, ठीक है। बाय द 19th सेंचुरी, बट बाय द 19th सेंचुरी क्या हुआ? दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जरूरी है। उसके बाद मतलब 19th सेंचुरी तक क्या हुआ कि ये एक्सेप्ट कर लिया, एक एग्री हो गए कि चेंजेस जो हैं, कुछ चेंजेस, पूरे चेंजेस नहीं, पूरा चेंज नहीं, कुछ चेंजेस जो है कि जरूरी हैं। बट इनका कहना था कि पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, पास्ट को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। पास्ट हैड टू रिस्पेक्ट देना चाहिए, मतलब कुछ पास्ट की जो चीजें हैं, यानी जो पहले से चली आ रही हैं, उसको भी थोड़ा चीजें हमको एज इट इज रखनी चाहिए। एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू स्लो प्रोसेस। जो चेंज है, जो बदलाव है, एक स्लो प्रोसेस के थ्रू आना चाहिए, ठीक है। यानी हमने क्या क्या देखा? हमने तीन लोगों के बारे, तीन टाइप के जो टर्म्स थे। एक तो एक फर्स्ट टर्म कौन सा था? लिबरल्स। दूसरा कौन था? रेडिकल। तीसरा था कंजर्वेटिव्स। तो हमने तीनों टर्म्स की जो मीनिंग्स थी हमने देख लिया, इसका मतलब क्या था, ठीक है। अब जैसे लिबरल्स का हमने क्या देखा? लिबरल्स चाहते थे कि कुछ मतलब लोगों के कुछ इंडिविजुअल राइट्स हो, उन इंडिविजुअल राइट्स का सेफ गार्ड हो, किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है। और दूसरा भी एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, जो कि विल्ट रेंज जुडिशरी द्वारा बनाए गए लॉज के हिसाब से काम करे या शासन करे। वह विल्ट रेंज जुडिशरी जो हो उस पर वह इंडिपेंडेंट हो किसी भी शासक का या किसी भी ऑफिसर्स का, ठीक है। बट वे डेमोक्रेट नहीं थे, क्यों? क्योंकि वे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं चाहते, यानी कि वे ये नहीं चाहते थे कंट्री के हर लोगों को वोट देने का अधिकार हो, ठीक है। और उनका मानना था कि जो वोट देने का अधिकार है मेनली प्रॉपर्टी के, जो जिन मेंस के पास प्रॉपर्टी है उनके पास होना चाहिए। और वे ये भी नहीं चाहते थे कि वुमेन्स को भी वोट देने का अधिकार हो। रेडिकल्स का हमने क्या देखा? रेडिकल्स चाहते थे कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के बेस्ड पे गवर्नमेंट होनी चाहिए किसी भी नेशन की, यानी कि एक कहीं ना कहीं चाहते थे कि सबको, हर बंदे को, मतलब एक नेशन में जितने लोग हैं सबको वोट देने का अधिकार हो। और उसमें से बहुत सारे लोग वुमेन्स को भी वोट देने का अधिकार मानते थे, मतलब होना चाहिए, इनका कहने का मतलब था, ठीक है। और ये जो लैंड ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स होते थे, जिनको कि बाय बर्थ कुछ प्रिविलेज दिए जाते थे, कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते थे, उसके विरोधी थे। और उसके बाद ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे। बट इनका कहने का मतलब था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो बट सारे लोगों के हाथों में, ऐसा ना हो कि केवल सोसाइटी के कुछ ही लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। अब आते कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या थे? कंजर्वेटिव वही नॉबल नॉबल मतलब जो नॉबल लोग होते थे वे होते थे, क्लर्की जो होते थे वे होते थे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग। वे क्या चाहते थे? वे समाज में परिवर्तन चाहते ही नहीं थे। बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया उसके बाद इनका माइंड भी बदल गया। ये बोलते थे हाँ, कुछ चेंजेस जरूरी हैं, बट चेंजेस एक स्लो प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। और हमें कुछ पुरानी चीज़ें रखनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट कर, मतलब पास्ट की भी चीज़ें कुछ एज इट इज़ रखना चाहिए, और एक स्लो प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार के जो डिफरिंग आइडियाज़ थे
किसके बारे में, सोसाइटल चेंज के बारे में। वो क्लैश करते हैं कब, सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल जब होता है किसके बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। ठीक है। The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. तो दोस्तों 19th सेंचुरी में रिवॉल्यूशन और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की वेरियस अटेम्प्ट, यानी कि 19th सेंचुरी में रिवॉल्यूशन और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की वेरियस कोशिशों ने क्या किया कि इन जो पॉलिटिकल टेंडेंसीज थी, इनके लिमिट्स और पोटेंशियल को डिफाइन करने में काफी मदद किया। ठीक है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, दिस पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ अ न्यू टाइम। तो ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड थे, ये साइन थे किसके, न्यू टाइम के, नए टाइम के। इट वाज द टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। तो दोस्तों यह जो टाइम था वह प्रोफाउंड सोशल और इकोनॉमिक चेंज का था। प्रोफाउंड यानी गहन या बहुत ज्यादा। यह जो टाइम था ये बहुत ज्यादा सोशल और इकोनॉमिक चेंज का था। यह वह टाइम था व्हेन न्यू सिटीज के, मतलब जब नई नई सिटीज आ रही थी और इंडस्ट्रियलाइज रीजन डेवलप हो रहे थे, नए नए इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप हो रहे थे, रेलवे जो है एक्सपेंड हो रहा था, एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑकर्ड, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है कि हो चुका था। ठीक है। यानी यह वह टाइम था जब नई नई सिटीज आ रही थी, इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप हो रहे थे, और रेलवे जो है लगभग एक्सपेंड हो चुका था, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वो भी ऑकर हो चुका था, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, नई नई इंडस्ट्रीज आती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है कि नई नई इंडस्ट्रीज बनती हैं, हर जगह एक्सपैंड होती हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, जो मेंस थे, जो वुमेन्स थे, चिल्ड्रन थे, उनको फैक्ट्री तक लेके आए। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो मेंस वुमेन्स और चिल्ड्रंस थे, छोटे छोटे बच्चे, वो भी सारे लोग फैक्ट्री में आ गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम रोजगार ज्यादा था नहीं। ठीक है। और जो वर्क आवर्स था, यानी जो इनका ड्यूटी टाइम था, काम करने का जो समय था, वो काफी लंबा हुआ करता था, कई घंटों तक चलता था। और वेजेस जो इनकी थी, यानी जो पे मिलता था इनको काम करने के बदले में जो इनको पेमेंट मिलती थी, वो वेजेस वे बहुत कम थे, बहुत कम वेजेस मिलता था। ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो काफी कॉमन था। और पर्टिकुलरली ये अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो बेरोजगारी थी, सबसे ज्यादा कब होती थी, जब इंडस्ट्रियल गुड्स का डिमांड बहुत कम हो जाता था। उस टाइम में जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो तो बहुत ज्यादा हो जाता था, यानी कि बेरोजगारी। ठीक है। क्योंकि नए नए जो है कि टाउन्स बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से ग्रो हो रहे थे, इसलिए उस टाइम हाउसिंग का और सैनिटेशन का काफ़ी प्रॉब्लम था। ठीक है। अब जैसे कि बहुत तेजी से जब कोई ग्रोथ होता है, जैसे यानी कोई सोसाइटी, जो कोई भी एक सिटी है, ग्रो हो रही है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं वहाँ पे रहने के वाले, तो हाउसिंग का यानी उनको बसाने का जो काम होता है, फिर वहाँ पे साफ सफाई का जो काम होता है, बहुत ही पुअर हो पाता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है इसको लेके। ठीक है। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इशू। तो जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, वे इन इशू के सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगे। ठीक है। जैसे आप पेंटिंग में देख सकते हैं, लंदन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी, एक पेंटिंग बनाई गई है जो कि लंदन पुअर की, मतलब लंदन में देखो गरीबी का क्या हाल है, लोग कैसे रह रहे हैं तब। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। तो उस टाइम में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी। ठीक है। और जो लिबरल्स और रेडिकल थे, वे भी क्या थे, प्रॉपर्टी ओनर और एम्प्लॉयर थे। एम्प्लॉयर मतलब जो कि दूसरों को एम्प्लॉय करे, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे, यानी कि दूसरों को रोजगार दे। ठीक है। उनको एम्प्लॉयर बोलते हैं। यानी कि इनके इधर इनके जो प्रॉपर्टी थी, इनकी जो इंडस्ट्री थी, इनकी किसकी, लिबरल्स और रेडिकल थी, वो दूसरों को क्या करते थे, एम्प्लॉय कर रखते थे। तो लिबरल्स और रेडिकल्स क्या थे, वे खुद प्रॉपर्टी के ओनर थे और एम्प्लॉयर थे। इन्होंने जो अपना वेल्थ बनाया था, जो पैसा बनाया था, किसके थ्रू, ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर के थ्रू बनाया था। और इसलिए इनका मानना था कि इस प्रकार के एफर्ट जो हैं उनको इनकरेज किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। अब सीधी सी बात है, क्योंकि इनकी इंडस्ट्रीज थी, इनकी प्रॉपर्टी थी, उसके ओनर थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे, खुद चाहते थे कि इस प्रकार के जो एफर्ट है, जो प्रयास है, उनको इनकरेज किया जाए। ठीक है। दैट इट्स बेनिफिट्स वुड बी अचीव्ड इफ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वाज हेल्दी एंड सिटीजंस वर एजुकेटेड। इनका कहना था, अगर सिटीजन्स एजुकेटेड हो, पहला चीज, अगर जो सिटीजन हो देश के एजुकेटेड हो, और जो वर्क फोर्स यानी जो लेबर हो वो हेल्दी हो, तब उसका प्रॉफिट जो है ज़्यादा मिल सकता है, मतलब हम ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort. ये विरोधी थे किसके,
जो ओल्ड अरिस्टोक्रेसी थे, जिनको कि बाय बर्थ प्रिविलेज मिलता था, बाय बर्थ उनको जो है कि स्पेशल राइट्स मिलते थे, वे ये जो थे उनके विरोधी थे। फर्मली ये इनका मानना था कि द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड इंटरप्राइज, इनका मानना था कि किसकी वैल्यू देनी चाहिए, इंडिविजुअल एफर्ट की, लेबर की और इंटरप्राइज की। ठीक है। इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज इंश्योर्ड, अगर लोगों का फ्रीडम इंश्योर हो और पुअर को मतलब रोजगार मिले, और जो जिनके पास कैपिटल हो उनको बिना किसी रेस्ट्रेंट के, बिना किसी रोक टोक के उनको काम करने दिया जाए, तो सोसाइटी जो है डेवलप हो सकती है। ठीक है। ये कौन बोल रहा है? ये प्रॉपर्टी के जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे। ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं। इनका मानना था कि अगर लोगों को फ्रीडम रहे, मतलब लोगों को आज़ादी रहे और गरीबों को रोजगार मिले, और जो कैपिटलिस्ट है जिनके पास पैसा है उनको बिना किसी रेस्ट्रेंट के, बिना किसी रुकावट के काम करने दिया जाए, तो सोसाइटी जो है, इनका मानना था सोसाइटी डेवलप हो सकती है, यानी कि सोसाइटी का विकास हो सकता है। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल्स, रेडिकल ग्रुप्स एंड पार्टी इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे वर्किंग मेंस और वुमेन जो थे, जो कि सच में चेंजेस चाहते थे सोसाइटी में, वे क्या हुए, इनके आसपास आ गए। आसपास द सेंस इनके साथ जुड़ गए। ठीक है। Some nationalists, liberals and radical wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815। तो कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स, जो कि 1815 में जो गवर्नमेंट, जिस टाइप की, जो एक टाइप की गवर्नमेंट बनी थी यूरोप में, स्टेब्लिश हुई थी, इस गवर्नमेंट को भी खत्म करना चाहते हैं। किसके थ्रू? रिवॉल्यूशन के थ्रू। कौन चाहते थे? नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स, वे इस गवर्नमेंट को इंड करना चाहते थे। ठीक है। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया, दे बिकेम रिवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क। तो फ्रांस में, इटली में, जर्मनी और रशिया, वे लोग क्या रिवोल्यूशनरीज बन गए, मतलब क्रांतिकारी बन गए। किस लिए? जो वहाँ के एग्जिस्टिंग मोनार्क हैं उनको ओवरथ्रो करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। ठीक है। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट कुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशन, नेशनलिस्ट उस रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते थे, दैट कुड क्रिएट, यानी कि जो नेशनलिस्ट थे वे रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, कि हमको रिवॉल्यूशन करना है, हमको क्रांति करनी है। तो क्यों क्यों करते थे? कि उनका कहना था कि इस रिवॉल्यूशन के बाद, इस रिवॉल्यूशन की वजह से जो एक ऐसा नेशन बनेगा जहाँ पे सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट रहेगा, समान अधिकार रहेगा। ऐसा क्यों? मतलब कि अगर ऐसा कोई भी क्यों नहीं चाहेगा, सारे सारे लोग चाहते थे ऐसा ही हो, तो सारे लोग इनके साथ आ जाते हैं। ठीक है। आफ्टर 1815, जेसीपी मैज़िनी, एन इटालियन नेशनलिस्ट, क्या है? गिसेपी गिसेपी मैज़िनी एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया कि कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। कंस्पायर्ड मतलब क्या होता है? कंस्पायर मतलब होता है साजिश रचना या मिला लेना। तो इन्होंने इटली के लोगों को इकट्ठा कर लिया, मिला लिया, और वहाँ के जो राजा थे उनको खत्म करने के लिए, उनको हटाने के लिए, यानी मोनार्क की जो रूल था उनको हटाने के लिए उन्होंने साजिश कर दिया उनके खिलाफ। नेशनलिस्ट और जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से जो नेशनलिस्ट थे, वो यहाँ तक कि इंडिया के लोग भी इनकी जो राइटिंग थी उनको पढ़ते थे। ठीक है। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism। तो दोस्तों, सोसाइटी को किस प्रकार से स्ट्रक्चर किया जाए, यानी सोसाइटी को किस प्रकार से बनाया जाए, इसका जो शायद सबसे फार रीचिंग विजन था वो क्या था? वो सोशलिज्म था। ठीक है। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड वाइडस्प्रेड अटेंशन। तो दोस्तों, बाय द मिड 19th सेंचुरी यूरोप में सोशलिज्म क्या था? सोशलिज्म जो है एक वेल नोन बॉडी बन चुकी थी, जिसको सब लोग जानते थे। ठीक है। जो एक वेल नोन बॉडी थी, जिसके आइडियाज से लोग जो है कि काफी क्या थे? अट्रैक्टेड थे, काफी प्रभावित थे। वो सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो सोशलिस्ट थे, यानी कि जो सोशलिस्ट लोग थे, वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। और इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को एज वे देखते थे कि यह सारी सामाजिक जो इल्स है, सामाजिक जो कमियां हैं, उसका जड़ है। क्या? प्राइवेट प्रॉपर्टी उस टाइम। ठीक है। वाई? ऐसा क्यों था? इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी that gave employment, but the properties were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive। क्या करने का? जो इंडिविजुअल थे, जो प्रॉपर्टी के ओनर थे, उनके पास प्रॉपर्टी तो थी, और यह प्रॉपर्टी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती थी, यानी कि रोजगार देती थी, बट द प्रॉपर्टीज और कंसर्न, ये प्रॉपर्टी को जो मतलब जिनकी प्रॉपर्टी होती थी, वह इस प्रॉपर्टी को केवल पर्सनल गेन के लिए ही मतलब देखते थे, अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फायदा के बारे में सोचते थे, और न कि जो इस प्रॉपर्टी को
प्रोडक्टिव बना रहे हैं, जो इनके वर्कर्स है उनके फायदे के बारे में ये जरा सा भी, उनके वेलफेयर के बारे में जरा सा भी नहीं सोचते थे। ठीक है, सो इफ सोसाइटी एज ए होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। तो इनका कहने का मतलब था अगर जो सोसाइटी है, सोसाइटी इज होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी, यानी जो सोसाइटी में जो प्रॉपर्टीज हैं अगर वह किसी इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल करने के बजाय पूरी सोसाइटी इसको कंट्रोल करे, यानी कि सपोज ये कोई प्रॉपर्टी है, इस पे किसी एक इंडिविजुअल का हक है, यानी एक इंडिविजुअल से बिलोंग करती है। इनका कहने का मतलब था अब ये जो पूरी सोसाइटी है अगर इनका हक हुई सोसाइटी पे इनके अंडर में आए तो क्या होगा, मोर अटेंशन बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। तो लोगों के यानी सोशल इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा मतलब कि ज़्यादा सोचा जा सकता है, यानी कि सोशल इंटरेस्ट पे ज़्यादा, लोगों के हित पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है अगर पूरी सोसाइटी की ये प्रॉपर्टी हो। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। सोशलिस्ट यह चेंज चाहते थे, इस प्रकार का चेंज चाहते थे कि इस प्रकार का कि जो प्रॉपर्टी हो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बजाय वह सोशल प्रॉपर्टी यानी पूरे समाज की प्रॉपर्टी हो, वे ऐसा चाहते थे। इस चेंज के लिए उन्होंने कैंपेन भी किया। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, आखिर में एक सोसाइटी जिसमें जहाँ पे बिना प्रॉपर्टी का वो किस प्रकार से ऑपरेट करेगी। व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, जो सोशलिस्ट सोसाइटी है उसका बेसिस क्या होना चाहिए। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर, जो सोशलिस्ट थे उनका फ्यूचर का डिफरेंट विजन था, सबके अलग अलग विजन थे। कुछ का मानना था इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, कुछ आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव का मानना था मतलब मिलजुल कर काम करने का। रॉबर्ट ओवन, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana। इंडियाना कहाँ पे, यूएसए में। तो एक रॉबर्ट ओवेन थे जो कि लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, मतलब बहुत ही पॉपुलर बहुत ही फेमस इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, जिन्होंने न्यू हार्मनी इंडियाना में न्यू हार्मनी नाम का एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल। अदर सोशलिस्ट का मानना था कि जो कोऑपरेटिव्स हैं वह एक वाइड स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे उनको नहीं बनाया जा सकता। ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, केवल कुछ इंडिविजुअल इनिशिएटिव के थ्रू, यानी कि कुछ सोशलिस्ट का मानना था कि कोऑपरेटिव को कुछ इंडिविजुअल इनिशिएटिव के थ्रू बड़े स्केल पर नहीं बनाया जा सकता। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव। अब इनका मानना था कि गवर्नमेंट को इन कोऑपरेटिव को इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इनका मानना था कि केवल कुछ लोग के इनिशिएटिव लेने से ही कोऑपरेटिव नहीं बनाया जा सकता। इसके बजाय ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है उसको इनकरेज करना चाहिए, यानी मदद करना चाहिए इन कोऑपरेटिव्स को बनाने में। इन फ्रांस एग्जाम्पल के लिए लुइस ब्लांक वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव, जैसे कि फ्रांस में एग्जाम्पल के लुइस ब्लांक वे क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करे और रिप्लेस करे किसको, कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस को। ठीक है, यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको जो कैपिटलिस्ट है उनको हटा दे। These cooperatives were to be association of people who produce goods together and divided the profit according to the work done by members। अब देखो, अब आता है एक कोऑपरेटिव होते क्या थे, कोऑपरेटिव का मतलब क्या है। तो दोस्तों कोऑपरेटिव जो था, कोऑपरेटिव कुछ लोगों का एसोसिएशन था, यानी कि जो कोऑपरेटिव था कुछ लोगों का एसोसिएशन था। ठीक है, जो कि क्या करते थे, कोई भी गुड्स जो है कोई भी सामान मिलकर ये प्रोड्यूस करते थे। अब ये जो प्रोड्यूस होता था इसको सेल करते थे, या इससे जो भी प्रॉफिट इनको मिलता था वो इन लोगों में डिवाइड कर लेते थे। ऐसा नहीं था कि पूरा इक्वली डिवाइड करते थे, काम के हिसाब से डिवाइड करते थे, उनमें भी रैंक होनी चाहिए। उनका करना था रैंक के हिसाब से, काम के हिसाब से ये जो पैसा है जो कि कलेक्टिव मतलब कलेक्टिव प्रॉफिट जो मिला पूरा, मतलब कि पूरा जो प्रॉफिट मिला इसको काम के हिसाब से लोगों में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोऑपरेटिव क्या था, कोऑपरेटिव कुछ लोगों का एसोसिएशन था जो कि मिलकर प्रोड्यूस करते थे, गुड्स को प्रोड्यूस करते थे और प्रॉफिट जो है कि अपने प्रॉफिट किए गए काम के हिसाब से बांट लेते थे लोगों के बीच में। ठीक है, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स एडेड अदर आइडिया टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो जो कार्ल मार्क्स थे और फ्रेडरिक एंगल्स थे ये लोग भी इन अपने अपने आइडियाज दिए। ठीक है, अपने अपने विचार। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। मार्क्स ने क्या बोला, मार्क्स का कहना था जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो क्या थी, कैपिटलिस्ट की सोसाइटी थी, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी। ठीक है, कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। और जो फैक्ट्रीज में कैपिटल इन्वेस्टेड है वो उसको कौन ओन करता है, कैपिटलिस्ट। अब सीधी सी बात है, जो इन्वेस्टेड मनी है किसमें, फैक्ट्री में। जो फैक्ट्री ओनर जो है
यानी कि फैक्ट्री में जो भी पैसा लग रहा है, जो भी पैसा है इसमें फैक्ट्री में, वो उस पे किसका हक है? सीधी सी बात है, जो फैक्ट्री का ओनर है। तो इनका यही कहने का मतलब, एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। और जो प्रॉफिट है, बट इस कंपनी में जो प्रॉफिट आ रहा है, जो फैक्ट्री में प्रॉफिट आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? वर्कर्स की वजह से आ रहा है, यानी जो लेबर काम कर रहे हैं। The condition of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalist। तो मार्क्स ने क्या बोला, कार्ल मार्क्स ने, कि जब तक जो ये प्राइवेट कैपिटलिस्ट जो पैसा इसका जो प्रॉफिट है इस फैक्ट्री का, जब तक यह पैसा प्राइवेट कैपिटलिस्ट के हाथ में जाएगा, तब तक जो वर्कर्स है उनका कंडीशन नहीं इम्प्रूव होगा। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन्होंने बोला कि एक वर्कर्स का काम है कि वे उनको जो है कि कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर देना है, हटा देना है, और एंड द रूल ऑफ प्राइवेट, और जो रूल है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, उसको भी हटा देना है। Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled। मार्क्स का क्या कहना था कि टू फ्री themselves from capitalist exploitation, कि जो वर्कर्स हैं उनको खुद को कैपिटलिस्ट के शोषण से फ्री करने के लिए वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। उनको एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, जहाँ पे जो प्रॉपर्टी हो सोशली कंट्रोल हो। सोशली कंट्रोल यानी कि लोगों की प्रॉपर्टी हो। यानी इनका क्या कहने का मतलब था कि जैसे भी हमने देखा दोस्तों कि फैक्ट्री जो था वो क्या था, कैपिटलिस्ट का था। यानी एक फैक्ट्री है, इसमें किसी एक इंडिविजुअल का हक है, एक जो ओनर है, ठीक है। इनका कहने का मतलब है जो भी ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसका इंडिविजुअल ओनर है, यहाँ के वर्कर्स का काम है कि इनको हटा दो, इनको भगा दो, हटा दो। और यहाँ पे जो फैक्ट्री रहेगी इस पे पूरे सोशलिस्ट का हक रहेगा, यानी जित समाज के सारे लोगों का हक रहेगा। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी। इन्होंने बोला यह एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी, ये सॉरी कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। ट्रायम्फ मतलब कि जीतना। ही वॉज कन्विंस्ड, उनको पता था, ठीक है, यह चीज उनको पता था। कन्विंस मतलब पता था, उनको पता था कि ये जो लड़ाई होगी किसके किसके बीच में, वर्कर्स के बीच में और कैपिटलिस्ट के बीच में, उसमें फाइनली जो जीत होनी है वो किसकी होगी? वर्कर्स की ही होगी। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। उन्होंने बोला एक सोसाइटी होगी, कम्युनिस्ट सोसाइटी जो होगी वह फ्यूचर की सोसाइटी होगी। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। बाय द 1870s क्या हुआ, जो सोशलिस्ट आइडियाज थे वो पूरे यूरोप में फैल गए, ठीक है। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट इन सोशलिस्ट फॉर्म एंड इंटरनेशनल बॉडी, जिसका नाम क्या था? सेकंड इंटरनेशनल। तो अपने इस इफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए तो सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम क्या था? सेकंड इंटरनेशनल। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। तो जो इंग्लैंड और जर्मनी में जो वर्कर्स थे उन्होंने एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया। किस लिए? लड़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए। किसके लिए? अपनी वर्किंग कंडीशन और लिविंग को बेटर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। उन्होंने कुछ फंड इकट्ठा किए अपने मेंबर्स को, कोई भी मेंबर्स जो कि मान लो डिस्ट्रेस सिचुएशन में, खराब सिचुएशन में, उस सिचुएशन में उसको हेल्प करने के लिए इन्होंने फंड इकट्ठा किए। और डिमांड क्या किया? रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। इन्होंने डिमांड किया जो वर्किंग आवर्स है, यानी जो काम करने का टाइम है या जो कई घंटों तक काम करते थे, उस इनका कहने का मतलब तो वर्किंग आवर्स को कम किया जाए और सबको वोट देने का अधिकार दिया जाए। इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जर्मनी में ये एसोसिएशन किसके साथ काम कर रही थी? क्लोजली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। एंड हेल्प इन इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। और उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुत मदद किया पार्लियामेंट्री सीट जो है कि जिताने में। By 1905 socialist and trade unionists formed a labor party। तो बाई 1905 तक, 1905 तक क्या हुआ? सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन जो यूनियनिस्ट थे उन्होंने एक पार्टी बनाया, फॉर्म लेबर पार्टी। कहाँ कहाँ पे? ब्रिटेन में। एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। फ्रांस में एक सोशलिस्ट पार्टी बनाया, ठीक है। तो बाई 1905 यानी 1905 तक आते आते सोशलिस्ट ने और ट्रेड यूनियनिस्ट ने क्या किया? कौन कौन? सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने इन्होंने लेबर पार्टी बनाया। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इन्होंने लेबर पार्टी बनाया इन दोनों ने, ठीक है। और क्या किया? और एक सोशल, पहला तो इन्होंने ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी बनाया और फ्रांस में इन्होंने क्या बनाया? एक फ्रांस में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाया, ठीक है। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। बट 1914 तक
कहीं पे भी, पूरे यूरोप में कहीं पे भी ये सोशलिस्ट जो थे गवर्नमेंट बनाने में सफल नहीं होते हैं। रिप्रेजेंटेटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, बट पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बहुत सारा जो कि सीटें जीतते हैं। Their ideas did shape legislation, but governments continue to be run by conservative liberals and radicals. इनके आइडिया जो थे, मतलब इनके द्वारा जो लेजिस्लेशन जो होता था, जो रूल बनते थे, उनमें इनका काफ़ी योगदान होता था, ठीक है। यानी इनके हिसाब से जो है कि इनकी आइडियाज़ के हिसाब से लेजिस्लेशन बनते थे, कानून बनते थे, बट जो मेन सत्ता थी, गवर्नमेंट जो चलाते थे, उन पे किसका दबदबा था? कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल का ही। यानी कि हमने क्या देखा कि 1914 तक 1914 तक सोशलिस्ट कहीं पे भी सफल नहीं होते हैं। ये पूरे यूरोप में किसी भी देश में सफल नहीं होते हैं गवर्नमेंट बनाने में। बट इनका जो पार्लियामेंट्री की पॉलिटिक्स में इनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा था, ठीक है, और इनके आइडियाज के हिसाब से कानून बनते थे, ठीक है, इनमें इनका काफी योगदान था। बट जो गवर्नमेंट थी ये कभी नहीं बना पाए। गवर्नमेंट बनाना, गवर्नमेंट किसकी रहती थी? कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल की हमेशा ही गवर्नमेंट रही, ठीक है।